किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। और जैसा कि हम समय समय पर आपको कृषि प्रदर्शनियों के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से जो है नई नई कृषि तकनीकी की जानकारी देते रहते हैं और जो नए उत्पाद कंपनी लेके आती रहती हैं उन सब की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा समय में हम कवर कर रहे हैं किसान एग्री शो को और मैं मौजूद हूँ एलोरा सीड्स के स्टॉल पर। जो आज की शख्सियत हैं हमारे साथ डॉक्टर भगवान राव कापसे हमारे साथ मौजूद हैं। इनको जो गठ खेती होती है या ग्रुप फार्मिंग कह लीजिए उसके प्रणेता कहिए या जनक कहिए, जिन्होंने महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत करी और जो यहाँ के किसान हैं उनको कमाई का एक नया जरिया दिया। आइए बात करते हैं डॉक्टर भगवान राव कापसे जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। नमस्ते। सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा सर कि थोड़ा सा अपने विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। ये देखो, ग्रुप फार्मिंग की शुरुआत मैंने 1986 में की है। अभी ये ग्रुप फार्मिंग क्यों, मैंने 1990 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट डॉक्टर कार्टर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका के उनको पूछा था कि भाई भारत में खेती परतल नहीं खाती लेकिन अमेरिका में वैसा नहीं, तो इसका रीज़न क्या है। तो मुझे लगा, जो अब सबको लगता है कि भाई यहाँ इरिगेशन अच्छा नहीं, पॉलिटिकल लफड़े हैं या कोई मतलब खेती अच्छी नहीं है, ये बहुत सारे आंसर कुछ तो भी मिलेगी ऐसा लगा। लेकिन उन्होंने एक ही सेंटेंस में उसका जवाब दिया कि भारत में एवरेज पर फैमिली होल्डिंग ये 2 एकड़ है, हाउएवर इट इज़ 6000 एकर्स इन अमेरिका। इसमें ही सब समाविष्ट होता है, क्योंकि अपने यहाँ खेती बड़ी छोटी छोटी खेती है। छोटे खेती में फिर गरीब किसान होते हैं, उनका इनकम कम होता है, उनको टेक्नोलॉजी लेने का ये नहीं होता। पढ़े लिखे कोई भी आदमी बाहर गिरता है और किसान खेती में जो रहता है वो जो लिखा पढ़े लिखा नहीं है वो ही खेती में रहता है। तो ऐसे इसमें उसकी जो नए टेक्नोलॉजी लेने की ये कोई हिम्मत नहीं करता। वो छोटा होने के वजह से उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं देता, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है, सोसाइटी में उसका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं होता। अभी ये अमेरिका में 6000 एकड़ है तो इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी इंडिया में क्या करें, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इंडिया में 1986 में शुरू से ग्रुप फार्मिंग ये कंसेप्ट लाया। ग्रुप फार्मिंग बोले तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी अभी वर्ल्ड से बहुत कम है, हर एक कंट्री से कम है। जैसा अभी कॉटन का इंडिया का प्रोडक्टिविटी 12 कुंटल है, चाइना का 51 कुंटल है, इजराइल का 40 कुंटल है और तुम्हारा ब्राज़ील का 40 कुंटल पर हेक्टर है। ये प्रोडक्टिविटी जब तक हम नहीं बढ़ाते तब तक हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। यहाँ भाव दो किसान के माल को, लेकिन प्रोडक्टिविटी जब तक बढ़ाते नहीं, जब तक इंडिया ये वर्ल्ड वाइड कॉम्पीट नहीं कर सकता। इसलिए हमने एक ही वैरायटी बड़े पैमाने पे बहुत सारे किसानों ने 150 किसानों ने बड़े पैमाने पे एक ही टेक्नोलॉजी की लेना। इनके लिए हम टेक्नोलॉजी देते हैं। हमारे डॉक्टर माने साहब है, हमारे डॉक्टर बैनाडे है जो कॉटन के एक्सपर्ट है, मैं मैंगो की देता हूँ। हमारे मुजफ्फर साहब है वो गेहूँ की देते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी के हर एक मास्टर होते हैं। वो अपना पूरा टेक्नोलॉजी किसान को प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, मार्केटिंग तक हम उनके साथ रहते हैं और रिकॉर्ड इनकम लेते हैं। अभी मैंने बोला कि इंडिया का प्रोडक्टिविटी 12 कुंटल है, चाइना का 51 कुंटल है। हमारा ग्रुप फार्मिंग में 19 गांव की प्रोडक्टिविटी कॉटन की अभी हमारी 20-21 कुंटल पर एकड़ है, मतलब वो 50 कुंटल से ऊपर गई है। यही हमारा मायना है कि ग्रुप फार्मिंग से कुछ तो भी करना चाहिए। ये ग्रुप फार्मिंग का कंसेप्ट बाद में हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेने के बाद वो अभी नेशनल लेवल पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है। अभी ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी तो उसका ही ये अगली आवृत्ति है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम भी जानते हैं भारत जो हमारा देश है, लैंड होल्डिंग लगातार कम होती जा रही है।
और प्रोडक्शन बढ़ाने की रिक्वायरमेंट हमेशा से किसान के ऊपर एक प्रेशर रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसमें चाहे कोई भी क्रॉप हो। तो जो ये ग्रुप फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है कितना कारगर है, आपको क्या लगता है? ये देखो, यही एक कंसेप्ट है जिसके प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यही कंसेप्ट से हम अमेरिका के बराबर जा सकते हैं। ये देखो, पहली बात तो एक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि सीलिंग एक्ट लाया। बड़े किसान थे उनको छोटा किया और जो भूमिहीन थे उनको जमीन दे दी। अब सब छोटे हुए, सब छोटे। ये देखो, कोई भी मतलब खेती परतल खाती या नुकसान में है, मतलब वो कोई तो भी बिजनेस है। बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस को साइज रहती है। अभी 20 गुंठे, 1 एकड़, 2 एकड़ अगर जमीन रही, वो परतल खाने का सवाल ही नहीं आता। पहला इंडिया में जमीन पे जो बोझ है किसान का, वो बोझ हल्का करना चाहिए। सी दैट अभी स्वातंत्र के टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम में हमारे यहाँ 53% तुम्हारा जीडीपी में शेयर एग्रीकल्चर का था, जब 80% किसान खेती में थे। अभी 11% शेयर सिर्फ एग्रीकल्चर का तुम्हारे इंडियन इकोनॉमी में है। अभी भी 57% किसान दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये डिपेंडेंसी कम होना, जैसे अमेरिका में है और ऑल डेवलप्ड कंट्रीज में है। अमेरिका में 1.5 से 2% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और उतना ही जीडीपी में उनका शेयर है। तो ये अपना डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर शुड बी रिड्यूस। डॉक्टर साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल और था आपसे। जब हम, क्योंकि ग्रुप फार्मिंग सिर्फ एक महाराष्ट्र तक अब सीमित नहीं रह गए, नेशनल लेवल पे जा चुकी है ये चीज़, जैसा कि आपने भी बताया। तो कहीं ना कहीं जो हम नॉर्दर्न पार्ट की बात अगर करते हैं, यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्मॉल लैंड होल्डिंग इन्हीं क्षेत्रों में है। तो जो वहाँ के किसान हैं बहुत कमी के साथ ग्रुप फार्मिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक नेगेटिव सोच किसानों के अंदर है कि अगर हम ग्रुप फार्मिंग करते हैं तो उनको प्रोडक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन जो एक वैल्यू है उनके प्रोड्यूस की वो नहीं मिलेगी। तो उनको लगता है कि नुकसान रहेगा ग्रुप फार्मिंग से। तो इस पर आपका क्या विचार? ये देखो, ये वैल्यू एडिशन है ना, ये चीज़ अपन किसान के सामने बोलना यही गलत चीज़ है। ये देखो, कॉटन का अभी समझो आपने जिनिंग किया, प्रोसेसिंग किया, कुछ किया, तो आपका कॉटन का रेट समझो 5,000 रुपये है, तो किसान को 5,500 मिलेगा। 500 रुपये का बेनिफिट हो सकता है, मतलब 5-6% या 8% बेनिफिट हो सकता है। लेकिन वही किसान ने वो प्रोडक्टिविटी अगर जो 7-8 कुंटल है पर एकड़, वो अगर 20 क्विंटल की है तो उसको 2.5 गुना बेनिफिट होता है। ये देखो, ये लुक्रेटिव बात जो है वैल्यू एडिशन की, वैल्यू एडिशन शब्द बड़ा लुक्रेटिव है, वो बराबर नहीं है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जैसा अभी येलोरा सीड ने ये प्याज की किस्में निकाली है। गवर्नमेंट में रिसर्च हो रहा नहीं, अभी ये प्राइवेट में रिसर्च अच्छा हो रहा। इंडिया में अभी आप देखो, कहीं भी जाओ, गवर्नमेंट की वैरायटीज अच्छी नहीं चलती, प्राइवेट की चलती है। ये क्योंकि प्राइवेट में दिल से रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं। अभी ये R&D से ही कुछ होगा। वैल्यू एडिशन ये चीज़ कहीं भी नहीं चलेगी। वैल्यू एडिशन बोले तो प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग छोटे पैमाने पे करने से मार्केट में नहीं चलता। वो बात कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। Thank you so much, Dr. Saab. At the end, would you like to say something to our farmer brothers and sisters from your side? ये देखो, ब्रदर्स एंड सिस्टर को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जितना हो सके उतना खेती छोड़ के कोई बिजनेस में आ जाओ, और जो रहे खेती में वो हाईली टेक्नोलॉजी के साथ खेती करना। ये पॉलिटिक्स में गिरना नहीं, ये लोकल लीडर में गिरना नहीं। आजकल के बच्चे थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, लोकल लीडर के पीछे घूमते हैं। उसके अलावा वो खेती में रहना और खेती में समझ उमझ के खेती करना, पूरी टेक्नोलॉजी यूज करके ही खेती करना, तो ही उनके लिए कुछ तो भी अच्छे दिन रहेगी। नहीं तो उनके लिए बड़े बेकार दिन आने वाले हैं।
थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भगवान राव कापसे, जिन्होंने विस्तार पूर्वक ग्रो फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए फसल क्रांति यूट्यूब चैनल। नमस्कार।